हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टीजीटी के साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग यूपी टीजीटी साइंस के एग्ज़ाम को दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये जो क्वेश्चंस होंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, चलिए आज के मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और इससे पहले भी मैंने आपको यूपी टीजीटी से रिलेशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि विराम अवस्था से चलने वाले कण पर 20 सेकंड तक समान त्वरण कार्य करता है यदि कण प्रथम 10 सेकंड में d1 दूरी और अंतिम 10 सेकंड में d2 दूरी, अंतिम 10 सेकंड में यहाँ पे d2 दूरी है, d2 दूरी तय करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि d1 और d2 में, d1 एंड d2 में क्या रिलेशन होगा। तो चलो क्वेश्चन में स्टार्ट करूँ। तो देखो, यहाँ से इस तरीके से कंडीशन निकलेगी। और देखो, इसकी कंडीशन ये कुछ ये है कि भाई ऊपर से नीचे वस्तु गिरती है और यहाँ पे हमने दो भागों में इसको तोड़ रखा है कि भाई ऊपर से नीचे ये शुरू की d1 डिस्टेंस और ये जो है वो d2 डिस्टेंस है, d1 दूरी और यहाँ से d2 दूरी। शुरू वाले जो टाइम है स्टार्टिंग का, ये 10 सेकंड का टाइम है और नीचे वाला जो है वो भी 10 सेकंड का टाइम है। और पूरा ये जो टाइम है हमारा वो 20 सेकंड का है, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक जैसा त्वरण काम करता है। और ये त्वरण क्या होगा? ग्रेविटी का होगा। ग्रेविटी होगी यहाँ पर, ये ठीक है ना, ग्रेविटेशनल त्वरण होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा, पहली कंडीशन हमारी है कि भाई अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रखूँ तो होता है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। तो s की वैल्यू हमारी पहले 10 सेकंड में हमारी जो दूरी है वो d1 है। तो यहाँ से s की जगह पर रख देता हूँ मैं d1 प्लस, सॉरी, d1 इक्वल टू, ये हो गया प्रारंभिक वेग 0 प्लस हाफ g की वैल्यू g इंटू टी स्क्वायर, यानी कि t1 का स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी है शुरू का, जो 10 सेकंड है, यानी कि 10 का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो d1 हमारा हो गया कितना, d1 इक्वल टू हो गया 1/2 g इंटू 100। 2 से डिवाइड लगा के यहाँ हो जाएगा, इसको कैंसिल करके 50, तो 50g। तो d1 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 50g। d1 इक्वल टू हो गया कितना, 50g। ऊपर से वस्तु नीचे आ रही है, ऊपर से वस्तु जब नीचे आ रही है तो अगर मैं इसके पूरे के लिए अगर मान निकालूं, यानी कि ये पूरा, ये डिस्टेंस हमारी d1 और इसके बाद की जो डिस्टेंस है ये हमारी डिस्टेंस d1 और नीचे वाली जो डिस्टेंस है वो d2 है। तो यहाँ से देखें कि भाई प्रारंभिक वेग 0 अगर हो तो यहाँ से यहाँ तक जब आती है वस्तु नीचे तक तो 20 सेकेंड लगता है, 20 सेकेंड लगता है। तो देखिए यहाँ से कंडीशन लगाता हूँ मैं, यहाँ से सेकंड कंडीशन कि भाई s इक्वल टू, एस की जगह पर रख लेते हैं हम अपना पूरी दूरी ऊपर से नीचे तक आने की, यानी कि d1 प्लस d2, एस इक्वल टू यू टी। यू की वैल्यू हो गई 0 प्लस हाफ, है ना, ए का मतलब g इंटू टी स्क्वायर। टी का मतलब हो गया यहाँ 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 20 सेकेंड थे ना, तो 20 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया d1 प्लस d2 इक्वल टू हाफ इंटू जी, और ये हो गया 400। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 200। तो d1 प्लस d2 की वैल्यू, d1 प्लस d2 की वैल्यू हो गई यहाँ से 200g। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और पहली कंडीशन हमारी थी कि d1 इक्वल टू कितना था, 50g, इस तरीके से। और देखो हमको यहाँ वैल्यू नहीं निकालनी है, इनमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालें अगर, तो देखो यहाँ से d1 की वैल्यू थी यहाँ पर हमारी 50g और d1 प्लस d2 की जो वैल्यू थी वो हमारी थी कितनी, 200g। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। डिवाइड लगाते हैं तो ये हो जाएगा d1 अपॉन d1 प्लस d2, है ना, इक्वल टू 50g बाई 200g। 200g, जी से जी कैंसिल, ये हो गया आपका 4 टाइम। यहाँ से अगर क्रॉस करूँ मैं तो 4d1 इक्वल टू d1 प्लस d2। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ हो जाएगा d2 इक्वल टू हो जाएगा 3d1, d2 इक्वल टू 3d1। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका वो सी होगा।
D2 इक्वल टू 3D1 इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब एक व्यक्ति खुरदरी सतह पर चलता है तो सतह द्वारा आरोपित घर्षण बल किस दिशा में होता है? व्यक्ति की गति की दिशा में होता है, व्यक्ति की गति की विपरीत दिशा में होता है, व्यक्ति की गति की दिशा के लंबवत होता है, या व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता? तो देखिए, अगर वस्तु जैसे जो व्यक्ति है वो आगे की ओर चल रहा है तो घर्षण बल की जो दिशा होगी वो पीछे की तरफ होगी, यानी कि व्यक्ति के चलने के विपरीत दिशा में। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पेड़ पे बैठे एक बंदर के ठीक एक तरफ एक शिकारी निशाना लगाता है। जैसे ही शिकारी गोली दागता है वैसे ही बंदर पेड़ से कूदता है, क्या होगा? यानी कि जैसे ही बुलेट गन से बाहर आती है, गन से जैसे ही बुलेट बाहर आती है, ठीक उसी समय जो है वो बंदर जो होता है वो नीचे की तरफ डिप हो जाता है। अब जैसे ही बुलेट नीचे आती है तो भाई बाहर आती है गन के, तो यहाँ पर भी ग्रेविटी काम करती है, जी काम करता है 9.8, और बंदर नीचे डिप होता है तो भाई इस पर भी ग्रेविटी 9.8 होती है ना? तो गन दो जो बुलेट है, बुलेट भी उसी टाइम पे नीचे आएगी, ऐसे डिप होगी, और ये बंदर भी ऊपर से नीचे गिरेगा। तो यानी कि दोनों सेम टाइम पर एक ही पोजीशन पे होंगे, यानी कि बंदर को जो गोली है वो जरूर लगेगी। तो इसका आंसर होगा गोली, इसका आंसर होगा गोली बंदर को नहीं लगेगी या गोली बंदर को लगेगी। गोली कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी। गोली का लगना या नहीं लगना शिकारी के निशाने पर निर्भर करेगा। निशाने पर तो खैर चलो निर्भर करेगा ही खैर, लेकिन फिर भी गोली बंदर को लगेगी, ये इसका आंसर है। अगर सही से निशाना है तो गोली जो है बंदर को जरूर लगेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर, भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान के मूल नियम किस निर्देशांक तंत्र के समरूपी होते हैं? भौतिक विज्ञान के नियम किस निर्देशांक तंत्र के समरूपी होते हैं? ये है हमारा जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र, अजड़त्वीय, घूर्णी निर्देशांक तंत्र, या निरपेक्ष निर्देशांक तंत्र। तो देखिए, इसका जो आंसर होता है वो ये है हमारा कि जो भौतिकी फिजिक्स के जो लॉज हैं वो जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र पर निर्भर करते हैं, यानी इनर्शियल पर निर्भर करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्ध्वाधर गिरती हुई वर्षा में एक मनुष्य 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से क्षैतिज सड़क पर दौड़ता है। क्षैतिज सड़क पर कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? वो चल रहा है आपका, ऐसे चल रहा है, मान लो क्षैतिज पे चल रहा है, रुको, ये चल रहा है हमारा इस तरीके, क्षैतिज सड़क पे चल रहा है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर घंटे इसकी चाल है। वह प्रेक्षित करता है कि वर्षा उसके ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर गिर रही है, मतलब 30 डिग्री के एंगल पर जो वर्षा है वो गिर रही है। आदमी तो चल रहा है देखो इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से चल रहा है, और वर्षा की डायरेक्शन क्या है? देखो वर्षा इस तरीके से इस पे गिर रही है, इस तरीके से गिरती है। जो बारिश हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से हो रही है, और 30 डिग्री के कोण पर हो रही है, यानी कि यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका वर्टिकल से, ये एंगल इसका कितना है? 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। और उन्होंने पूछा, चल इधर रही 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपसे पूछा है कि ये बताओ कि इसकी जो है वर्षा का वेग कितना उसको एक्सपीरियंस होगा। तो वेग तो देखो ये वाला एक्सपीरियंस होगा ना इसको, तो मान लो इसका वेग है हमारा x, और ये चल रहा था, देखो ये अगर 6 किलोमीटर पर आ रहा है तो ये भी 6 किलोमीटर पर आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ इसकी, जैसे ये a मान लो, इसको b मान लो, और इसको मान लो c, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ इसका, ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। क्या निकालना है हमको? ये वाला AC निकालना है, AC निकालना है हमको। तो यहाँ से अगर मैं मान लगाऊँ इसका, तो 10, 30,
टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, यानी कि 6 अपॉन एक्स। तो टेन 30 की वैल्यू होती है कितनी, इसको मैं इधर कर देता हूँ, 1/√3 इक्वल टू 6/x, 6/x, 6/x। और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 6√3, 6√3, 6√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये इसका सॉरी 6√3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर था। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो ये आंसर होगा कि वर्षा का जो वेग होगा वो इतना हमें प्रतीत होगा, उस व्यक्ति को इतना प्रतीत होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सरल रेखा में गति कर रहे किसी कण का टी समय पर विस्थापन s इक्वल टू टी क्यूब -60² प्लस 3t प्लस 4 मीटर है। कण का वेग क्या होगा जब उसका त्वरण शून्य हो, त्वरण शून्य हो, एक्सेलेरेशन शून्य हो, तो उसका वेग कितना होता है। तो देखो वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी वैल्यू जो है हमको ये दे रखी है s इक्वल टू टी क्यूब, टी क्यूब, टी क्यूब -60² प्लस 3t और प्लस 4। तो अगर ये इसकी दूरी है और अगर इसकी मैं चाल निकालूं या है ना v निकालूं इसका, तो v इक्वल टू क्या होता है ds/dt, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इस तरीके से अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें s का t के सापेक्ष, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका वेग आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करूँ तो सॉरी तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे आंसर होगा मेरा 3t² -2 × 6 12, 12t प्लस 3। ये हमारा हो गया v का मान हो गया यहाँ से। और हमको चाहिए त्वरण, त्वरण के लिए हमें दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो dv/dt अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये कितना होगा 6t - 12। तो त्वरण का मान हो गया हमारा a इक्वल टू 60 - 12। और हमको दे रखा है कि भाई त्वरण का जो मान है वो 0 है, त्वरण का मान 0, और a की वैल्यू हमने निकाली अभी कितनी 6t - 12 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं t निकालूँ तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेकेंड, t की वैल्यू हो गई 2 सेकेंड। और वेग वाला जो फॉर्मूला था हमारा, वेग जो था वो ये था हमारा इक्वल टू कितना था 3t² -12t प्लस 3। तो यहाँ पे इसका मान अगर मैं रखूँ, t की वैल्यू 2 थी, तो 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 × 12 -24 प्लस 3। और यहाँ से अगर मैं इसको निकालूँ तो माइनस के 12 तो ये हो गया, और इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी इस तरीके से होगी इसकी -9 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में एच से गिराया जाता है। प्रथम आधी दूरी और शेष आधी दूरी गिरने में लगे समय का मान t1 तथा t2 है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से। तो जैसे अभी मैंने कराया था कि इस तरीके से h ऊंचाई से अगर इसको गिराया जाता है यहाँ से, तो देखो कुछ इस तरीके की कंडीशन है, यहाँ से गिराया जाता है h ऊंचाई से। तो यहाँ पर हो गया, मान लो ये दूरी हो गई इसकी आधी h/2, और ये पूरी दूरी हो गई यहाँ से h/2 इस तरीके से। और पूरी दूरी कितनी हो गई इसकी h। तो एक बार तो हम इसकी ये वाली कंडीशन लगाएंगे भाई, ऊपर से a से लेकर मान लो p पॉइंट तक, यहाँ के लिए कंडीशन लगाएंगे। और एक बार मान निकालेंगे a से लेकर b पॉइंट तक, यानी कि पूरी h दूरी के लिए। और फिर हमारा यहाँ से समय के अंदर रिलेशन निकल के आएगा। तो चलिए मैं लगाता हूँ यहाँ से फॉर द पॉइंट a to p, यानी कि आधी दूरी के लिए इसका मान लगाएं। तो आधी दूरी के लिए अगर इसका मान लगाऊं तो देखो ये हो जाएगा। तो यहाँ से होता है भाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s की वैल्यू हो गई यहाँ पे h/2, प्रारंभिक वेग 0 प्लस हाफ
और g इंटू टी स्क्वायर यानी कि t1 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आया h/2 इक्वल टू हाफ g(t1) स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 निकल के आई। इसी तरीके से अगर मैं पूरी दूरी के लिए मान निकालूं, h ऊंचाई के लिए मान निकालूं, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा s की जगह पे रख देंगे h इक्वल टू u की जगह पे 0 प्लस हाफ g और t1 प्लस t2 इसका होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। और अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 2 और पहले की कितनी इक्वेशन थी हमारी, ये थी h/2 इक्वल टू 0 है ना प्लस हाफ g(t1) स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवाइड लगाऊं, मान लो अगर मैं फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड लगाऊं, तो यहाँ मेरा हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड लगाऊं, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डिवाइड लगाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा, देखिए डिवाइड लगाऊं तो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो ये हो जाएगा मेरा h/2 इंटू ये हो जाएगा h इक्वल टू, और ये हो गया ऊपर पहली वाली इक्वेशन हाफ g(t1) स्क्वायर अपॉन हाफ g और t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। h से h कैंसिल, हाफ g से हाफ g कैंसिल, 1/2 इक्वल टू ये t1 और ये हो गया आपका t1 प्लस t2 का ये पूरा होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे हो जाएगा ये रूट टू अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ √2, तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू t1 अपॉन t1 प्लस t2। यहाँ से अगर क्रॉस करें तो ये हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2 इक्वल टू √2 t1, और यहाँ से t1 को इस साइड ले जाओ, t1 माइनस t1 इक्वल टू t2, और यहाँ से अगर मैं t1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 इक्वल टू t2। और अगर मैं इसको डिवाइड लगाऊं तो मेरा क्या आएगा, t1 इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, तो ये हमारा आंसर आता है रूट, तो हमारा ये आंसर आता है t1 इक्वल टू t2 अपॉन √2 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर है। तो देखिए कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक धातु का टुकड़ा बस के फर्श पर रखा है, बस को दिए जाने वाले अधिकतम त्वरण जिसके द्वारा स्थिर रहे होगा, तो जिसके कारण जो गुटका है वो रुका रहे, उसका मान कितना होगा। तो देखिए अगर गुटका रुका हुआ है तो हमें पता है घर्षण के नियम से F इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक, और F इक्वल टू होता है ma, म्यू इनटू ये प्रतिक्रिया बल, रिएक्शनल फोर्स। अगर बस के फर्श पर गुटका रखा है, गुटका अगर बस के फर्श पर रखा है तो नीचे की तरफ भार लगेगा और ऊपर की तरफ इसका प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। तो ये जो होगा R जो होगा वो mg के इक्वल टू होगा, m से m यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया, म्यू जी, तो a इक्वल टू हो गया म्यू जी। तो हमारा जो आंसर हुआ वो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी वस्तु को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान है, क्यों आसान होता है खींचना, ढकेलने में घर्षण गुणांक अधिक और खींचने में कम होता है, क्या ये कारण है। या बी, ढकेलने में घर्षण बल खींचने की अपेक्षा अधिक होता है, ढकेलने में घर्षण बल अधिक होता है खींचने की अपेक्षा। या सी, ढकेलने से कोई वस्तु आगे नहीं खिसकती। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये होता है कि भाई जब भी आप किसी चीज़ को ढकेलते हैं
ढकेलने में घर्षण बल खींचने की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि एक कंपोनेंट जो होता है जब आप इसको धक्का देते हैं तो एक कंपोनेंट जो होता है इसका, जो धकेलने पर जो एक कंपोनेंट होता है वो ज़मीन की ओर चला जाता है। जो इसके जो घर्षण बल है ना, घर्षण बल उसको ये बढ़ा देता है, घर्षण बल बढ़ जाता है इससे। तो हमारा जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, एक प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4√3 गुना है। 4√3 गुना है, यानी कि जो परास होता है, परास कितना है, 4√3 गुना है अधिकतम ऊंचाई का। तो इसका प्रक्षेप्य कोण कितना होगा, यानी कि एच जो थीटा होगा उसका मान कितना होगा। तो आर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आर इक्वल टू होती है हमारी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होती है। और ये हो गई हमारी 4√3 इंटू एच की वैल्यू हो गई यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4√3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से साइन कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स ये 2, और यहाँ पे एक 2 और बचा हुआ था तो 2 यहाँ पे लगा के 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ हुआ हमारा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हुआ, यहाँ साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पर इसको √3 को नीचे ले जाओ तो 1/√3 इक्वल टू होता है 1/√3 इक्वल टू होता है टेन थीटा। और टेन थीटा में 1/√3 की जो वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू वो 30 डिग्री होती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए इक्वल टू 30 डिग्री, जो प्रक्षेप कोण का मान होगा वो 30 डिग्री होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आगे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आता रहूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। थैंक यू।